हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फोट्यूबर। गाइस, हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लेसन 3 कर लिया है, अभी अभी कंप्लीट किया है। उसके बाद में फोर्थ लेसन भी करवा देती हूँ। छोटा सा लेसन है मानचित्र वाला, तो 2 वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, छोटी छोटी हैं, और 2 लेसन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सीटेट में तो इसमें से पक्का आता है। और मानचित्र का आपको नॉलेज होना चाहिए कि मानचित्र को हमें कैसे पढ़ा जाता है, मानचित्र में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब चीज़ें मानचित्र में होती है। तो अब पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। और लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों और गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए उतना उपयोगी साबित वो ग्लोब नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। और मानचित्र है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह भी हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों और अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो मानचित्र जैसे एक भौतिक मानचित्र होते हैं और एक पॉलिटिकल मानचित्र होते हैं। जैसे एक फिजिकल वाला सुना होगा आपने और एक दूसरा पॉलिटिकल। तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक जो आकृतियां होती हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया। भौतिक का मतलब स्वरूप, जो देखने वाला कैसा, फिजिक कैसा लग रहा है। पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों, इनको दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक या ऊंचावच मानचित्र बोलते हैं। भौतिक का मतलब उनके बॉडी आकार को दिखा रहा है, वो पर्वत कैसा दिख रहा है, पठार कैसा दिख रहा है, मैदान कैसे हैं, नदियाँ कैसी हैं, तो उनको बोलते हैं। और राजनीतिक में क्या आता है? राजनीतिक में राज्य आ जाएंगे, नगर आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, गाँव आ जाएंगे और या विश्व आ जाएगा। तो उनकी सीमाएँ जो होती हैं, उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला जो मानचित्र होता है उसको राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। कि कौन से राज्य की सीमा, जैसे इस राज्य की सीमा इससे लगी हुई है, इसकी सीमा इससे लगी हुई है, ये गाँव यहाँ तक है, तो वो क्या होता है? पॉलिटिकल मैप होता है। उसके बाद में थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करती है, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया, वन और उद्योगों का हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? थीमेटिक, एक विशेष थीम के साथ होता है, मतलब किसी भी थीम को लेकर के होता है ये, उसको थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। इन मानचित्र में क्या होता है? सूचना के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही चीज़ है, मानचित्र के 3 घटक कौन से होते हैं? दूरी, कौन सी चीज़ कितनी दूरी पे है, दूरी कैसे दिखाई जाती है, कौन सी चीज़ किससे कितनी दूर है, एक दिशा पता चलती है कौन सी दिशा में है, और उसका प्रतीक क्या है, किस तरीके से वो दिखाई जाएगी मानचित्र के अंदर। जैसे हम नीले कलर से पानी को दिखा देते हैं, ऐसे ही पहाड़ों को भी दिखा देते हैं, तो वो एक प्रतीक के रूप में हम दिखा देते हैं। ग्रीन कलर से जैसे ग्रीन एरिया दिखा देते हैं, तो ग्रीन एरिया देख के हमें ये पता चल जाएगा कौन सी जगह पे, कौन सी दिशा में और ये ग्रीनरी है और कितनी दूर में है ये। तो दूरी, दिशा और प्रतीकी मानचित्र के 3 घटक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आता है। इसमें 4 पॉइंट दे देता है वो, कई बार बोलता है इसका मानचित्र का घटक ये नहीं है। तो दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन का मतलब एक खींची गई रेखा, जो कि पूरे विश्व का या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। जो कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वो वास्तविक रहे। उसी का ही सेम चित्र होता है, जो भी चीज़ हम देखना चाहते हैं, लेकिन वो छोटा करके दिखा देते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर हम 2 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है वो उस 10 किलोमीटर के बराबर होगा, या एक सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगा और 2 है वो 10 को दिखाएंगे। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर है, उस स्थल की 500 किलोमीटर को दर्शाता है, उसके छोटे पैमाने वाले मानचित्र बोलते हैं। एक बड़े पैमाने वाले, एक छोटे पैमाने वाले। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज़ पे दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग करती है, और इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। 500 मीटर की दूरी है और उसको 5 सेंटीमीटर में दिखाना है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बड़े पैमाने वाले। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। जैसे ये देखो, इसमें देखो ये दिखा दिया, ये दूरियां दिखा दी, कौन सी दिशा में है और कौन सा प्रतीक है, कलर वगैरह दिखा दिया।
और उसके बाद में है दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर में देखो दिशा का चित्र, ये देख लो आप, प्रधान दिक बिंदु, एक गांव का मानचित्र इसमें दिखा के, और ये देखो उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो ये तीर का निशान जो लगा होता है इसके ऊपर ऊ लिख करके और लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर रेखा का। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, प्रधान दिक बिंदु बोलते हैं। उसके बाद में है प्रतीक। प्रतीक ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, तो इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तो आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चित्रों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा हो जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दिखाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। नीले रंग का उपयोग है जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित नहीं और यादाश्त पर स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। और कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता है, वो वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लो आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर को के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है कि इस प्रकार आप कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींच सकते हैं। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो ये देखो, ये आपको देखना है थोड़ा सा। जैसे रेलवे लाइन दिखाना है तो ये ऐसे दिखाई जाएगी, बड़ी वाली, बीच वाली, और ये ऐसे दिखाई जाएगी। रेलवे लाइनें ऐसे दिखाई जाती है, बीच बीच में डॉट दिखाए जाएंगे। पिछली बार रीट में ये क्वेश्चन आया भी था, लेवल फर्स्ट में आया था ये, कि ये किसका चित्र है। सड़कें, पक्की सड़कें हैं और कच्ची सड़कें हैं, तो इनका ऐसे, कच्ची सड़कें तो ऐसे दिखाई जाएगी, पक्की है तो ऐसे दिखाई जाएगी। सीमा कैसे है, ऐसे देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसी है और राज्य की सीमा ऐसी और जिले की सीमा ऐसी दिखाई जाएगी। नदी ऐसे दिखाई जाएगी, कुआं ऐसे दिखाया जाएगा, तालाब ऐसे, नहर ऐसे और पुल ऐसे दिखाया जाएगा। ऐसे ही मंदिर ऐसे दिखाया जाएगा, गिरजाघर, मस्जिद और ये छतरी। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस में पीओ लिखा होगा, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस में पीटीओ लिखा होगा और पीएस में पुलिस स्टेशन। उसके बाद में बस्ती में ऐसे रेड कलर और कब्रिस्तान में ये दिखाया जाएगा। पेड़ है तो हरे भरे ऐसे दिखाए जाएंगे, घास है तो ऐसे दिखाई दे। तो ये चीज़ें सब हमें थोड़ी समझ आनी चाहिए ताकि हमें देख के पता लग जाए। उसके बाद में एक खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र है, वो खाका कहलाता है। छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी कभी हम जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई है जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उसमें हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं? प्रधान दिक बिंदु कौन से? दिशा वाले। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र सहायक क्यों होती है? और क्योंकि वो चपटी चीज़ है, वो गोल चीज़ को चपटा नहीं दिखा सकता। मानचित्र और खाका भी के बीच में क्या अंतर है, ये अभी मैंने बताया। कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी देता है? तो बड़े पैमाने वाले। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? हमें दिशा वगैरह जानने में सहायक होते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले कौन से होंगे? भौतिक, थीमेटिक या राजनीतिक? तो ये थीमेटिक होंगे। नीले रंग का उपयोग किसके लिए होगा? जलाशयों के लिए। दिक् सूचक का उपयोग दिशा के लिए। और पैमाना किसके लिए होगा? रेखा चित्र के लिए। तो ये आपका लेसन ये भी कंप्लीट हो गया। छोटा सा लेसन था और दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं, बहुत ध्यान से इनको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना